मैं शमशेर खान, साचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। आज अपन दो तीन को प्रॉब्लम है कि किसी बच्ची ने मेरे को प्रॉब्लम लिख के दी है, और उस पर अपन डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न क्रमचयों को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये बताइए कि ये सम या विषम क्रमचय है तथा इसकी कोटि भी ज्ञात कीजिए। पहला क्रमचय है 1 3 2 5 3 4 4 1 5 8 7 6 6 7 7 6 8 2। और दूसरा है ऐसे ये चक्रों के असंयुक्त नहीं, चक्रों के गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। असंयुक्त चक्र का मतलब दो चक्रों में एक भी अवयव समान नहीं होना चाहिए। तो ये चक्र है, पहला चक्र है 1 4 3 2, दूसरा चक्र है 2 4 1, और तीसरा चक्र है 1 3 5। चक्रों के गुणनफल के रूप में है। तो सबसे पहले अपन पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो क्रमचय जो दे रखा है उसको अपन ने मान लिया रो इज इक्वल टू क्रमचय 1 3 2 5 3 4 4 1 5 8 6 7 7 6 8 2। अब इसमें कि जितने चक्र बनते हैं उनको अपन लिखते हैं। तो पहला चक्र अपन शुरू करते हैं। 1 का 3 है और 3 का 4 है और 4 का 1 है। तो इसे अपन लिख देते हैं 1 3 4। मतलब 1 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। तो 1 3 4। तो अपन शुरू करते हैं 1 से। 1 के 1 किससे, 1 का अप्रतिबिंब क्या है 3, 3 का अप्रतिबिंब है 4 और 4 का अप्रतिबिंब है 1। फिर अपन 2 से शुरू करते हैं। 2 का 5, 5 का 8 और 8 का 2। तो इसे लिख देते हैं 2 का 5, 5 का 8 और 8 का 2, मतलब 2 5 8। और तीसरा चक्र है 6 से 7 और 7 से 6। तो इसे लिख देते हैं 6 7। तो ये तीन असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। अब इन्हें पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में यदि व्यक्त करना हो तो अपन पहले चक्र को पक्षांतरों के रूप में लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं 1 4 1 3, मतलब पहला अवयव और अंतिम अवयव, फिर पहला अवयव और अंतिम से पहला अवयव, मतलब 1 4 1 3। दूसरे चक्र को अपन लिखते हैं 2 8 और 2 5। और तीसरा चक्र पक्षांतर के रूप में है, इसकी लंबाई 2 है, 6 7। तो कुल मिला के कितने पक्षांतरों के रूप में पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं 5 पक्षांतरों का गुणनफल, जो कि विषम संख्या है। अतः क्रमचय क्या हो गया, विषम क्रमचय हो गया। अब क्रमचय की कोटि, क्रमचय की कोटि किसके बराबर होती है, क्रमचय कोटि इज इक्वल टू क्रमचयों के असंयुक्त चक्रों की लंबाई का लसैप है, मतलब एलसीएम। तो असंयुक्त चक्र के मतलब चक्र की लंबाई क्या होती है, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या। तो अपना क्रमचय है, इसकी कोटि क्या होगी भाई, ऑर्डर ऑफ रो इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 3 2। पहले चक्र की लंबाई है 3, दूसरे चक्र की लंबाई है 3 और तीसरे चक्र की लंबाई है 2, मतलब 3 3 2 का एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा भाई 6। तो इसकी कोटि क्या हो गई 6। अतः कोटि इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले तो दिए हुए क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के रूप में व्यक्त करो। कोटि निकालनी है तो उन असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम ले लो, वो कोटि होगी। पक्षांतरों के रूप में गुणा प्रदर्शित करना हो तो चक्र को पक्षांतर 1 3 4 एक चक्र है, तो इसमें 1 4 1 3। दूसरा चक्र है तो उसे 2 8 2 5। तो इस प्रकार अपन पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पक्षांतरों की संख्या यदि विषम है तो विषम क्रमचय है, पक्षांतरों की संख्या यदि सम है तो सम क्रमचय है। इस क्वेश्चन का दूसरा भाग दिया हुआ है 3 क्रमचयों का गुणा, तीन चक्रों का गुणा। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं दूसरा पार्ट, जिसमें अपने को 3 चक्र दे रखे हैं। असंयुक्त चक्र नहीं है, ये 3 चक्र दे रखे हैं। पहले इन चक्रों को अपन क्रमचय के रूप में लिखेंगे, फिर इन क्रमचयों का गुणा करेंगे। तो इन क्रमचयों के गुणा का जो क्रमचय है, जो इन चक्रों के गुणा का जो क्रमचय है, उसको अपन लेते हैं रो।
पहले चक्र को अपन क्रमचय के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1 4 2 1 3 2 4 3 5 5। दूसरे चक्र को क्रमचय के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1 4 2 4 3 3 4 1 5 5। और तीसरे चक्र को क्रमचय के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1 3 2 2 3 5 4 4 5 1। अब इनको गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होता है? तीसरे क्रमचय में एक का अप्रतिबिंब क्या है? 3। फिर अपन चलेंगे इससे पहले वाले में 3 का अप्रतिबिंब क्या है? 3। और फिर पहले जो इससे पहले वाला मतलब प्रथम क्रमचय है उसमें देखेंगे कि 3 का अप्रतिबिंब क्या है? 2। तो 1 के नीचे आ गया 2। इसी प्रकार 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5, 4 के नीचे 4 और 5 के नीचे 3। तो इन तीनों का गुणा मैंने एक बार बता दिया, 1 का 3, फिर दूसरे में देखेंगे 3 का 3, फिर 3 का 2, तो इसे लिखेंगे 1 का 2। फिर एक बार और बता देता हूँ, तीसरा जो क्रमचय है उसमें 2 का प्रतिबिंब है 2, फिर दूसरे में 2 का प्रतिबिंब है 4, फिर पहले में 4 का प्रतिबिंब है 3, तो यह आ जाएगा 2 का 3। तो इस प्रकार अपने को इन तीनों के गुणा से क्रमचय मिलेगा, वो मिलेगा 1 2, 2 का 3, 3 का 5, 4 का 4, 5 का 3। और इन्हें चक्र के रूप में लिखेंगे, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो आएगा पहला चक्र 1 2 3 5 और एक आएगा तत्सम क्रमचय 4। ठीक है, तो चूंकि तत्सम क्रमचय का इसमें कोई महत्व नहीं होता इसलिए इसे अपन छोड़ सकते हैं। तो अपने को इस क्रमचय को चक्र के एक चक्र के रूप में अपन लिख सकते हैं 1 2 3 5। और इसे अपन पक्षांतरों के गुणा के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1 5 1 3 और 1 2। तो पक्षांतरों की संख्या कितनी हो गई? 3। अतः यह विषम क्रमचय है। ऑर्डर ऑफ रो इज इक्वल टू एलसीएम असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम। ठीक है, तो असंयुक्त चक्र एक है, चक्र एक ही है, उसकी लंबाई है 4, तो एलसीएम ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसकी कोटि क्या हो गई? 4। किताब में जो दे रखा है ये किताब में इसने इसे गलत कर रखा है, क्योंकि असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम होता है। वहाँ इसने इन जो चक्र दे रखे हैं तीनों, इनकी लंबाई का एलसीएम ले लिया, जो कि गलत है। जो मैंने ये इसे सोल्व किया है ये सही है, तो आप करेक्शन कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, माना जी ए, पहली पंक्ति में ए बी और सी डी ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। तो जी 2 × 2 मैट्रिक्स जिसमें ए बी सी डी के रूप की सभी अवयवों का आव्यूह गुणा के आव्यूह गुणन संक्रिया के लिए समूह है। आव्यूह अपन ज़्यादातर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो माना जी ए बी सी डी के रूप की सभी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए समूह है, जहां ए बी सी डी क्या है? बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर है, तथा ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये अपने को क्या दे रखा है? जी इज इक्वल टू, मतलब इसको अपन अगर जी को अपन सिंबल के रूप में लिखें तो जी इज इक्वल टू मजले कोष्टक में मैट्रिक्स ए बी सी डी ओब्लिक ए बी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर एंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने को जी दे रखा है। क्या दे रखा है? जी। एक ग्रुप दे रखा है। किस ग्रुप की संक्रिया क्या है? मैट्रिक्स गुणन संक्रिया। मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए समूह है, कौन सा है? जी ए। जी मैट्रिक्स गुणन, जी जो समुच्चय है, किसका समुच्चय? सभी 2 × 2 मैट्रिक्स का जो समुच्चय है और वह मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए समूह है, ये दे रखा है। और एक दे रखा है एच इज इक्वल टू मजले कोष्टक में ए बी 0 डी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के अवयवों का एक समुच्चय दे रखा है, और जहां ए डी नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिद्ध करो कि एच जी का उपग्रुप है। इसका हल अपन लिखते हैं, तो अपन सीधा लिखते हैं, स्पष्टतः एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। स्पष्टतः एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है।
अरिक्त उपसमुच्चय क्यों है? क्योंकि भाई जो H में H भी 2x2 मैट्रिक्स का एक समुच्चय है जिसमें दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 रहेगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 रहेगा। ए बी और डी ये परिवर्तित होते रहेंगे, ये आर के अवयव चेंज होते रहेंगे और अपने को एच के अवयव मिलते जाएंगे। तो और ये ए बी 0 डी किसका अवयव है? जी। देखो इसकी परिभाषा जो दे रखी है उसमें बिलोंग्स टू जी, तो एच में किसके अवयव हैं भाई? जी के अवयव हैं। इसका मतलब एच जी का एक उपसमुच्चय है। और चूंकि ए बी सी डी टाइप की सारी मतलब मैट्रिक्स ए बी सी डी टाइप की सारी मैट्रिक्स जी के अवयव हैं और ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ए बी 0 डी मतलब 0 फिक्स है, तो इस प्रकार के जितने भी अवयव हैं सारे एच के अवयव हैं और इस प्रकार के अवयव जी में विद्यमान है। इसका मतलब एच क्या है? अरिक्त है। और स्पष्ट रूप से ये एच के सारे अवयव जी के अवयव हैं जो दिया हुआ है उसके आधार पे, तो अपन सीधा लिख सकते हैं एच ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब अपने को एच को उपग्रुप प्रूव करना है। कोई भी उपग्रुप प्रूव करना हो, किसी भी अरिक्त समुच्चय को, अरिक्त उपसमुच्चय को उपग्रुप प्रूव करना हो तो उसके दो अवयव लेते हैं। अपन ने ले लिया माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। और यदि अपन ये प्रूव कर दें ए बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है तो अपन कह सकते हैं कि एच एक उपग्रुप है। तो इसके लिए अपन दो अवयव लिए, ए बी बिलोंग्स ए कैपिटल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, एच के दो अवयव ले लिए। और एच में अवयव कैसे हैं भाई? मैट्रिक्स के रूप में है। इसका मतलब ए और बी भी मैट्रिक्स के रूप में होंगे। और मैट्रिक्स में क्या है? पर्टिकुलर एक विशेष मैट्रिक्स है जिसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मतलब एच में अवयव कैसे हैं? मैट्रिक्स के रूप में है। कैसी मैट्रिक्स? 2x2 की मैट्रिक्स। और उसमें जो दूसरी पंक्ति है उसका पहला अवयव 0 रहेगा। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हर एक मैट्रिक्स में 0 रहेगा। वो सारे किसके अवयव हैं? एच के अवयव हैं। तो ए और बी एच के अवयव लिए तो अपन ए इजकल टू A1 B1 0 D1 टाइप एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए को एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें पहली पंक्ति में A1 B1, दूसरी पंक्ति में 0 D1। और बी को भी एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे? A2 B2, दूसरी पंक्ति में 0 D2। ठीक है, तो ए और बी अवयव अपन ने ले लिए जहाँ A1 A2 B1 B2 D1 D2 बिलोंग्स टू आर। और एच की परिभाषा के अनुसार A1 D1 नॉट इक्वल टू 0, A2 D2 नॉट इक्वल टू 0। तो अपन ने कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी किसका अवयव ले लिया? बिलोंग्स टू एच, एच का अवयव 2 ले लिए। और यदि एच के अवयव हैं तो इनको 2x2 मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी मैट्रिक्स? जिसमें दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 हो। तो अपन ने एच के 2 अवयव ले लिए। अपने को बी इनवर्स चाहिए तो पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ बी इंटू सहखंड बी इज इक्वल टू 1 अपॉन A2 D2। मोड ऑफ बी क्या होगा? A2 D2। और मैट्रिक्स गुणा में जो बी का सहखंड है वो क्या होगा? मैट्रिक्स D2 माइनस B2 अपॉन D2 माइनस B2, दूसरी पंक्ति में 0 A2। और इसे अपन लिख सकते हैं मैट्रिक्स जिसकी पहली पंक्ति में आएगा 1 अपॉन A2 माइनस B2 अपॉन A2 D2 और दूसरी पंक्ति में 0 और 1 अपॉन D2, 0 और 1 अपॉन D2। और A और B इनवर्स का अपन गुणा करें तो A B इनवर्स और मैट्रिक्स गुणन की जो संक्रिया है, मैट्रिक्स का गुणा आपको आता होगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर देते हैं। पहला मैट्रिक्स तो होगा A1 B1, दूसरी पंक्ति में 0 D1, ये एक मैट्रिक्स हो गया, इनटू दूसरा मैट्रिक्स बी इनवर्स जो अपन ने अभी निकाला है वो क्या है? मैट्रिक्स पहली पंक्ति में 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A2 और दूसरा अवयव है माइनस B2 अपॉन A2 D2 और दूसरी पंक्ति में 0 और 1 अपॉन D2। ठीक है, और इनका गुणा करें तो अपने को मिलेगा A1 अपॉन A2
A2B1 माइनस A1B2 अपॉन A2D2। दूसरी पंक्ति में 0 D1 अपॉन D2 बिलोंग्स टू H। बिलोंग्स टू H क्यों हुआ? क्योंकि भाई पहली पंक्ति के दोनों अवयव R के अवयव होने चाहिए। A1 और A2 R के अवयव है तो A1 अपॉन A2 भी R का अवयव होगा। दूसरा A1 और B1 अगर R के अवयव है तो A2B1 माइनस A1B2 अपॉन A2D2 ये किसका अवयव है? R का अवयव है। और ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 है और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव D1 अपॉन D2 जो कि वो भी R का अवयव होगा। इसका मतलब ये किसका अवयव हो गया भाई? ए बी इनवर्स किसका अवयव हो गया? H का अवयव हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। फलतः H G का एक उपग्रुप है। धन्यवाद।